हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। कार्ल मार्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कार्ल मार्क्स की जो सिद्धांत हैं, अवधारणाएं हैं, उनको हम देखेंगे। इससे पहले अगर आपने समाजशास्त्री जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इमाइल दुर्खिम हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके देख सकते हैं। कार्ल मार्क्स का जो टाइम पीरियड है वो 5 मई 1818 से 14 मार्च 1883 है। जर्मनी में इनका जन्म हुआ है। कार्ल मार्क्स जो कि जिनको समाजवादी साम्यवाद विचारधारा का जनक कहा जाता है, इनको वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा का जनक कहा जाता है। जैसे कि समाजशास्त्री जो अगस्ट कॉम्टे हैं, उनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर को समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद का जनक कहा जाता है। इमाइल दुर्खिम को जो आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है उसका जनक कहा जाता है। तो ऐसे ही जो कार्ल मार्क्स हैं, उनको जो समाजशास्त्र में प्रसिद्धि मिली है वो कि समाजवादी विचारधारा के कारण, समाजवादी विचारधारा का इन्होंने प्रतिपादन किया, इसका इनको जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र में इनको समाजवादी विचारधारा का जनक कहा जाता है। मार्क्स ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणाएं, सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग चेतना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसमें उन्होंने सत्ता, राजनीतिक सत्ता, संसाधनों के लिए जो सर्वहारा वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग के साथ क्या करता है, संघर्ष करता है। इसमें जो वर्ग चेतना है उसमें मजदूर वर्ग जो है वो जब अपने उनमें जब चेतना आती है, उनके साथ शोषण हो रहा है, वो आत्म जागरूक होते हैं, तो उसको वर्ग चेतना कहते हैं। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है। अलगाववाद का सिद्धांत दिया है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसमें कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है जिसमें जो बाजार मूल्य है, जो बाजार मूल्य है उसमें से लागत मूल्य को माइनस करना है। तो जो बाजार मूल्य से लागत मूल्य को अगर माइनस कर देते हैं तो उसमें जो निकल के आता है वो अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। अतिरिक्त मूल्य जैसे बाजार मूल्य है 500 रुपया, कोई वस्तु खरीदी है, कोई वस्तु है, उसका मूल्य क्या है 500 रुपया, तो उसमें जो लागत आई है वो 200 रुपये की आई है, जो उसमें खर्चा हुआ है वो 200 रुपये क्या हुआ है, 100 रुपया जो है वो मजदूर को दिया गया है। तो इसमें टोटली खर्चा कितना हुआ है, 300 का हुआ है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं इसमें जो 300 में से जो 200 बच रहा है, वो जो 200 रुपया है वो किसको गया, पूंजीपति वर्ग को गया, और उसी को अतिरिक्त मूल्य कहा है। ये जो 200 रुपये हैं ये पूंजीपति वर्ग को जाता है, पूंजीपति को जाता है, इसी को उन्होंने अतिरिक्त मूल्य कहा है। और वो कार्ल मार्क्स कहते हैं जो अतिरिक्त मूल्य है वो मजदूर वर्ग को मिलना चाहिए। अवधारणाएं दी हैं। अधोसंरचना की अवधारणा, अधिसंरचना, दरिद्रीकरण, सर्वहाराकरण। आर्थिक निर्धारणवाद, जो कि उन्होंने हीगल से प्रभावित होकर आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा दी है। कार्ल मार्क्स की प्रमुख पुस्तकें, उनके बारे में देख लेते हैं। होली फैमिली, जो कि 1845 में ये पुस्तक लिखी, इन्होंने अपने मित्र के साथ, जो कि फ्रेडरिक एंजल्स हैं, एंगल्स के साथ इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। इसमें उन्होंने सबसे पहले सर्वहारा शब्द का प्रयोग किया। जो सर्वहारा शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया, होली फैमिली में। और नेक्स्ट पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी, इसमें द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है अवधारणा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में लिखी है। इसमें दरिद्रता, जो सामाजिक वर्ग में दरिद्रता है उसकी परिभाषा दी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा। साम्यवादी व्यवस्था, जो साम्यवादी व्यवस्था है उसकी योजना और मजदूरों को एकजुट करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में लिखा है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में
दास कैपिटल का जो इसके जो वर्जन आए हैं, जो खंड है, वो 3 खंडों में हुई है। पहला आया है 1867 में, दूसरा 85 में, तीसरा 1894 में। इसमें पूंजीवाद की विशेष व्याख्या की है। दास कैपिटल में पूंजीवाद की व्याख्या की है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये पुस्तक लिखी है 1859 में। इसमें उत्पादन शक्ति और संबंध के बीच में जो विसंगति आती है, उनके कारण जो क्रांति होती है, उसके बारे में चर्चा की है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद। जो यूरोपीय समाज है उसमें आर्थिक व्याख्या के आधार पर उन्होंने जो अवधारणाएं दी हैं कि ये जो इतिहास है वो भौतिकवादी व्याख्या की है। उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है। इस सिद्धांत में हीगल जो है वो विचार जो है, जो आइडिया होता है, उसको मानते हैं। जो द्वंद्वात्मक है वो उसको मानते हैं। तो वो कहते हैं कि जो समाज में परिवर्तन आता है वो विचार के कारण आता है। हीगल किसको मानते हैं कि जो परिवर्तन आता है समाज में वो विचार के कारण आता है। तो मार्क्स हीगल से प्रभावित होते हैं। हीगल से प्रभावित होकर ही उन्होंने द्वंद्वात्मक की थ्योरी दी है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, जो द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद है, उसकी थ्योरी दी है। जो ये कहते हैं, हीगल कहते हैं कि जो पहले आइडिया आता है फिर पदार्थ बनता है। व्यक्ति के दिमाग में जो विचार आया, उस विचार से ही वो पदार्थ का निर्माण करता है, उसका उत्पादन करता है। तो जो कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो विचार है वो पहले नहीं आया, पहले पदार्थ है, पदार्थ एग्जिस्ट करता है, फिर बाद में विचार आता है। जो पदार्थ व्यक्ति के पास है, फिर व्यक्ति को विचार आता है, फिर वो उसको उत्पादन प्रणाली की प्रक्रिया से समाज में परिवर्तन होता है। जो फिर वो उत्पादन प्रणाली अपनाता है, उससे समाज में परिवर्तन आता है। तो जो विचारात्मक, जो आइडिया द्वंद्वात्मक के स्थान पे उन्होंने क्या किया, ऐतिहासिक भौतिकवाद, उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया कि इतिहास में जो हुआ है, जैसे जो भौतिक परिवर्तन हुआ है, वो उन्होंने इतिहास से सीखा, इतिहास से जोड़ के बताया है कि पदार्थ पहले एग्जिस्ट करता है, फिर व्यक्ति को आइडिया आता है। तो इसलिए मार्क्स ने कहा है कि जो हीगल है वो पैरों के बल खड़ा था, अब मैंने उसको सीधा कर दिया है। क्योंकि जो हीगल है वो कहता है कि पहले व्यक्ति को आइडिया आता है, फिर पदार्थ बनता है। जैसे आइडिया आया व्यक्ति को कि उसने कोई वस्तु बनानी है, जैसे कुर्सी बनाने का आइडिया आया पहली बार जब आया होगा, तो उसको आइडिया आया, उसने चेयर का निर्माण कर दिया। तो जो चेयर का निर्माण कर दिया वो क्या है, पदार्थ है। फिर मटेरियल चीज़ आई। तो जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं पदार्थ पहले है। पदार्थ जैसे कि वो जो चीज़ है, जो पदार्थ है, जैसे लकड़ी के रूप में वो पदार्थ पहले से एग्जिस्ट है। अब उस व्यक्ति को आइडिया आता है, फिर वो उत्पादन प्रणाली को अपनाता है। जिस उत्पादन प्रणाली को वो अपनाता है तो फिर वो चेयर बनाता है, जिस तरीके की बनानी, जैसे भी बनानी है, वो उस प्रणाली को अपनाकर उसमें परिवर्तन करता है। तो कहते हैं समाज में जो परिवर्तन आता है वो पदार्थ ऐतिहासिक भौतिकवाद के कारण आता है। ये जो सिद्धांत दिया है कि जो पदार्थ है वो पहले है, और हीगल कहते हैं आइडिया पहले है। तो कहते हैं कि द्वंद्ववाद जो है वो पहले वाद होता है, फिर उसके बाद प्रतिवाद होता है। उस वाद और प्रतिवाद की जो प्रक्रिया है उसके बाद संवाद होता है। जैसे कोई बीज है, एक जैसे गेहूं का बीज है, गेहूं के बीज को जब हम बीजते हैं तो वो पौधा बनता है, उसको जब सींचते हैं वो पौधा बनता है, फिर उस पर फसल लगती है। तो उसमें जो उसमें दाने लगे हैं, जो फसल लगी है, वो क्या है, संवाद। तो ऐसे ही कहते हैं कि वाद होता है, वाद का फिर उसका विरोध जहाँ प्रतिवाद होता है, जब उसका प्रतिवाद होता है फिर से वो उसका एक रिजल्ट निकल के आता है, संवाद होता है। फिर से ये प्रक्रिया दोबारा से यही प्रक्रिया चलती रहती है। मार्क्स ने जो विचारों के स्थान पे क्या किया है, जो हीगल ने विचार का आइडिया दिया था कि विचार होता है पहले, तो मार्क्स ने उसके स्थान पे क्या कर दिया है, भौतिक संसाधनों को माना है। विचारों के स्थान पे उन्होंने भौतिक संसाधनों, जो उत्पादन की शक्ति हैं, उनकी चर्चा की है कि जो भौतिक संसाधन हैं वो पहले, उनके कारण समाज में आर्थिक
परिवर्तन आता है। अधोसंरचना और अधिसंरचना ये अवधारणाएं हैं। अधोसंरचना की जो अवधारणा है इसमें मार्क्स कहते हैं कि जो उत्पादन शक्तियां या उत्पादन जो संबंध है उस पर किसका नियंत्रण होता है, पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। अधोसंरचना, उसको उन्होंने अधोसंरचना कहा है कि उत्पादन की शक्तियां, और जो उत्पादन की शक्तियां जैसे कि जो मनुष्य है, जो यंत्र हैं, जो भी टेक्निक है वो उत्पादन शक्तियां हैं। तो उन सब के ऊपर, उन शक्तियों के ऊपर किसका नियंत्रण होता है, पूंजीपतियों का। फिर उत्पादन के साथ उसका संबंध क्या है, ये सब नियंत्रण किसका है, अधोसंरचना का। तो ये कुछ 4% लोगों के पास होता है, जो पूंजीपति वर्ग होता है। तो जो अधिसंरचना है उसका निर्माण कौन करता है, अधोसंरचना। जो अधोसंरचना है वो अधिसंरचना का निर्माण करते हैं। जैसे वो धर्म को धर्म का निर्माण करते हैं, कानून संस्कृति का निर्माण करते हैं, राज्य आदि का निर्माण करते हैं। ये अधिसंरचना का निर्माण करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो अधोसंरचना है वही अधिसंरचना का निर्माण करती है। अधोसंरचना जैसे कि उत्पादन प्रणाली, जो उत्पादन के साधन होते हैं और उसके साथ जो संबंध होते हैं उस पर नियंत्रण किसका होता है, वो अपने लाभ के लिए उन पर नियंत्रण करते हैं, अपने लाभ के लिए एक वर्ग बनाते हैं, ऐसा वर्ग बनाते हैं, ऐसे वर्ग का निर्माण करते हैं जो कि संचित वर्ग होता है, सिंचित। और दूसरा वर्ग कौन सा होता है, वंचित वर्ग। और जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने हितों की रक्षा के लिए अधिसंरचना का निर्माण करते हैं और इसके माध्यम से वो अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। और जो जिनका आधिपत्य होता है वो पूंजीपति वर्ग होता है, और जो वंचित वर्ग होता है उनका वो शोषित वर्ग होता है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा परिभाषा है, जो वर्ग समूह है, वर्ग वह समूह होता है जो कि उत्पादन प्रणाली के साथ साथ समान निश्चित संबंध होते हैं। जो वर्ग प्रणाली है उसमें उनके निश्चित संबंध होते हैं। जैसे समाजों का इतिहास रहा है, जो पूर्ण समाज रहा है उसमें वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इतिहास में हमेशा दो वर्ग पाए जाते हैं, एक बुजुर्गा वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। बुजुर्गा वर्ग वो है जो कि अपनी आर्थिक उन्नति करता है, आर्थिक उन्नति करके वो क्या हो जाता है, बुजुर्गा वर्ग। और जो जिनका शोषण हो रहा है वो क्या है, जो मजदूर वर्ग है वो क्या है, शोषित वर्ग। बुजुर्गाकरण की जो प्रक्रिया है ये गोल्डथॉर्प ने दी है ये अवधारणा। ये जो बुजुर्गाकरण की प्रक्रिया है, जब कोई व्यक्ति जब कोई मजदूर वर्ग या फिर जब कोई सर्वहारा वर्ग जब आर्थिक उन्नति कर लेता है तो वो किस में आ जाता है, बुजुर्गा वर्ग में आ जाता है। और जो फिर दूसरों का जो पीछे रह जाते हैं उनका शोषण करते हैं वो क्या है, शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग। शोषित वर्ग वो है जो कि उनमें चेतना का अभाव होता है, उनमें चेतना नहीं पाई जाती कि वो अपने उस वर्ग के प्रति अवेयर नहीं होते। जब वो उनमें चेतना का अभाव होता है तो वो स्वयं में ही वर्ग होता है, क्लास इन इटसेल्फ। उसको उन्होंने क्लास इन इटसेल्फ में बताया है कि जो वर्ग है, जो मजदूर है, शोषित वर्ग है, जो मजदूर है उसको चेतना का अभाव है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किन किन अधिकारों से वंचित हैं। तो वो क्या है, स्वयं में वर्ग है। और जो स्वयं में वर्ग है उसी वो वर्ग चेतना है। जब शोषित वर्ग को अपने हितों और अधिकारों की जागरूकता आती है, जब उसको अपने अधिकारों की जागरूकता हो जाती है तो वो अपने स्वयं के फिर वो संगठित होते हैं। जैसे एक मजदूर था, उसको कोई अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं थी, हमारा शोषण हो रहा है उसको नहीं पता, क्योंकि वो भाग्य पर निर्धारित है कि हमें भगवान ने भेजा ही ऐसे है, हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो वो उसमें वो उस चेतना में नहीं होते अपने, तो वो स्वयं में ही वर्ग होते हैं। जब उनको ये चेतना आ जाती है, जागरूकता हो जाती है कि वो अपने अधिकार के लिए बोल सकते हैं, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। सभी को एक जैसा लगता है कि इसके साथ भी ऐसा, सभी इकट्ठे जब हो जाते हैं तो वो संगठित होकर क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं। फिर उसको उनमें चेतना आ जाती है। जब उनमें चेतना आती है तो वो क्या बनाते हैं, स्वयं के लिए वर्ग बनाते हैं, क्लास फॉर इटसेल्फ। वो अपने लिए वर्ग बनाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सभी, अपने लिए एक जैसी चेतना होती है उन सबकी, तो वो अपने लिए वर्ग बनाते हैं। और स्वयं के लिए वर्ग बनाना ही क्या है, वर्ग चेतना है। सर्वहारा वर्ग एक हो जाओ, ये
कार्ल मार्क्स का नारा है कि सर्वहारा वर्ग एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। क्यों, जो तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ हैं उसके अलावा तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बेड़ियाँ ही सिर्फ खोनी है, बल्कि पाने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए संपूर्ण है। आप अपनी इन बेड़ियों को तोड़ो और आप जो चाहे उन्नति पा सकते हो। सर्वहारा को, जो सर्वहारा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसको इकट्ठा करने के लिए कार्ल मार्क्स ये नारा, ये कोटेशन देते हैं। अलगाव की अवधारणा, जब कोई जो मजदूर है, जब कोई उत्पादन करते हैं, तो जब उत्पादन वो करता है तो वो जब उससे विमुख हो जाता है, वो जब उससे अलगाव हो जाता है, उससे कट जाता है, तो उसको अलगाव कहते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग तो रूसो ने किया था। और पूंजीवादी व्यवस्था की जो उपज है वो मशीनीकरण से है। जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो मशीनीकरण से आई है। श्रमिकों का लगाव उत्पादन प्रक्रिया से नहीं होता। जब श्रमिक कोई, जैसे पुराने समाज में जब कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई जो चीज़ हाथ से बना रहे हैं, जैसे जो हाथ करगा है, जो वस्तु वो हाथ से बना रहे हैं, अपनी मर्जी से बना रहे हैं, उसका खुद ही रेट तय कर रहे हैं, उसको मार्केट में बेचने के लिए वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं, तब तक तो वो सही है। जब जैसे जैसे मशीनीकरण हुआ, मशीनें आ गई, तो मशीनों से क्या हुआ कि जो मजदूर वर्ग है वो उन चीज़ों को बनाता है, उस उत्पादन में अपना सहयोग तो देता है, उसको नहीं पता कि वो कितना उसमें मेहनत कर रहा है। तो जब वो उसमें अत्यधिक मेहनत कर रहा है, उसका क्या होता है, शोषण होता है। अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद उसको जो पैसे मिलते हैं, जो कमाई होती है, वो बहुत कम होती है, तो उसका क्या होता है, शोषण होता है। तो इसी से कार्ल मार्क्स ने अलगाव की जो प्रक्रिया, इसको 4 चरणों में बांटा है कि अलगाव 4 तरह का होता है। पहला है कि उत्पादन की प्रक्रिया से, जब कोई मजदूर श्रमिक जब कोई कार्य करता है, तो जो पहले वो क्रिएटिविटी कर रहा था, खुद वो अपना कार्य कर रहा है, अपना जो प्रोडक्ट बना रहा है, खुद बना रहा है, उसको बेच रहा है, खुद बना के उसको बेच रहा है, खुद ही उसका रेट तय कर रहा है, तो वो उसमें और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या है, उसकी मशीनीकरण होने के कारण उसकी जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो उत्पादन की प्रक्रिया है, जो मशीनीकरण के कारण जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है, उस प्रोडक्ट को बनाना है, उससे क्या हो जाता है, उसका अलगाव हो जाता है, उससे वो कटना शुरू हो जाता है, विमुख हो जाता है। दूसरा है उत्पादन से, जिस उत्पादन को वो बना रहा है, पहले जो क्रिएटिविटी करके बना रहा था, बड़े मन से बना रहा था, अब वो उस उत्पादन को बना रहा है, मशीनीकरण की प्रक्रिया से हो रहा है, अब उसका उस उत्पादन से कोई भी मोह नहीं है, कोई भी लगाव नहीं है। तो जब उसका उत्पादन से अलगाव हो जाता है, विमुख हो जाता है, तो उस कौन सा चरण है, वो उत्पादन से उसको अलगाव हो जाता है। मालिक और सहकर्मियों से, जब उत्पादन की प्रक्रिया में जब वो उत्पादन करता है, तो वो उसको जो सहकर्मी होते हैं, मालिक होते हैं, उनसे भी वो कटना शुरू हो जाता है, उनसे अलगाव हो जाता है। और फिर जो लास्ट की जो प्रक्रिया होती है, मालिक और सहकर्मियों से जो अलगाव होता है, वो प्रतिस्पर्धा के कारण होता है, कंपटीशन होता है, उस कारण वो उनसे वो कटने शुरू हो जाता है। चौथा जो है वो स्वयं से अलगाव हो जाता है, उसको धीरे धीरे अपने आप से भी अलगाव हो जाता है, वो विमुख होने लगता है। तो 4 तरह की ये प्रक्रियाएं बताई हैं, उत्पादन के प्रक्रिया के में चरण बताए हैं, जिससे व्यक्ति को अलगाव होता है, श्रमिक को अलगाव हो जाता है। उत्पादन प्रणाली, उत्पादन प्रणाली क्या है? जो उत्पादन प्रणाली है वो 3 उत्पादन प्रणाली में उत्पादन की शक्तियाँ, पहली तो है उत्पादन की शक्तियाँ और दूसरा है उत्पादन संबंध। उत्पादन प्रणाली में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उत्पादन की शक्तियाँ, जैसे यंत्र, कोई साधन, जिन साधनों से हम उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन की शक्तियाँ क्या है? मनुष्य जो इस कार्य को कर रहे हैं, तकनीकी ज्ञान, जो सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के थ्रू जो काम कर रहे हैं, संसाधन, जो सोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, उत्पादन प्रणाली में आते हैं। उत्पादन की शक्तियाँ ये उत्पादन प्रणाली में आते हैं। दूसरा मुख्य जो है उत्पादन संबंध, उत्पादन के साथ उसका क्या संबंध है, मालिक है, मजदूर वर्ग है, उसका क्या संबंध है।
तो ये एक त्रिशंकु में है कि उत्पादन प्रणाली, जो उत्पादन प्रणाली है वो इनके बिना नहीं हो सकती। उत्पादन की शक्तियाँ चाहिए होती हैं। उत्पादन की शक्तियाँ कौन कौन सी शक्तियाँ उसमें जो इन्वॉल्व हैं उस कार्य को करने के लिए, उत्पादन करने के लिए? मनुष्य भी इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरा है उत्पादन संबंध, उसके संबंध कैसे हैं। तो ये उत्पादन प्रणाली भी कार्ल मार्क्स ने दी है। अतिरिक्त मूल्य जो मैंने पहले बताया कि जो लागत मूल्य, जो बाजार मूल्य है, उसमें से अगर हम लागत मूल्य को माइनस कर देंगे तो वो जो निकल के आएगा वो अतिरिक्त मूल्य होगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं वो किसको देना चाहिए? मजदूर वर्ग को देना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स एक ऐसे पर्सन है जो कि मानव की विकास पे जोर देते हैं। इसीलिए जो मानव के विकास पे जोर देते हैं वो धर्म से मानव विकास को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इसीलिए वो धर्म को अफीम कहते हैं। बाकी ये हम अगली वीडियो में करेंगे, जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है और सब जो परिवर्तन है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।